हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीआरबीएल के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 करेंगे। तो ये चैप्टर है आपका कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक। बैंकों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या क्या एजेंडा यूज करती है उसी के बारे में है। यहाँ हम बात करने हैं लाइसेंसिंग ऑफ द बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनीज को लाइसेंस आरबीआई द्वारा दिया जाता है, उसके बारे में पूरी डिटेल हमें चर्चा करनी है। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो बैंकिंग कंपनीज को अगर आपको रेगुलेट करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो रोल अदा करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट करता है। आरबीआई एक्ट उतना ज़्यादा मतलब जो है इंटरफेयर नहीं करता रेगुलेशन में जितना ज़्यादा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट करता है। देयर आर रिस्ट्रिक्शन एट एंट्री पॉइंट by way of licensing and then the requirement of permission for opening or shifting of the branches। तो अगर किसी कंपनी को बैंकिंग में एंट्री करनी है तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है, उसके लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा। और अगर आपको कोई नई ब्रांच खोलनी है, पुरानी ब्रांच को शिफ्ट करना है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। देयर आर फर्दर रेगुलेशन ओवर पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व, शेयर होल्डर्स राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी। तो और भी चीज़ों के लिए रेगुलेशंस बने हुए हैं। पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, शेयर होल्डर्स के क्या अधिकार होंगे, बोर्ड का गठन कैसे होगा, चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्राइटेरिया वगैरह रहेगा, ये सारी चीज़ों के लिए भी रेगुलेशन बने हुए हैं। तो सभी के बारे में बात करनी हमें, हम अभी यहाँ उठा रहे हैं इसके बारे में, लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट के बारे में। लाइसेंसिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज की हम बात करेंगे। पहला, लाइसेंस रिक्वायरमेंट फ्रॉम आरबीआई। हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है आरबीआई से। टू कमेंस आर कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया A company requires a license from Reserve Bank under Section 22 of Banking Regulation Act 1949। तो अगर आपको बैंकिंग बिजनेस का काम करना है तो उसके लिए कंपनी को चाहिए कि वो आरबीआई से लाइसेंस लेगी। आरबीआई लाइसेंस देता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के तहत। कमेंसिंग आर कैरिंग ऑन अ बैंकिंग बिजनेस विदाउट अ लाइसेंस इज प्रोहिबिटेड। आप बिना बैंक मतलब आरबीआई से लाइसेंस लिए बैंकिंग बिजनेस जो है नहीं कर सकते, ये मना है। When Act came into force 1949 में जब ये एक्ट आया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो उस समय भी पहले से बैंक चले आ रहे थे, बैंकिंग कंपनीज वर देयर। तो जो एग्जिस्टेंस में पहले से थी उनको कहा गया कि आप जो है अप्लाई करें लाइसेंस के लिए 6 महीने के अंदर अंदर। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आने के 6 महीने के अंदर अंदर आप जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देंगे। फिर आता है डिस्क्रेशन ऑफ रिजर्व बैंक। डिस्क्रेशन मतलब आरबीआई की इच्छा होगी तो आपको लाइसेंस देगा, नहीं इच्छा होगी तो कैंसिल कर देगा या नहीं देगा। तो ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस बाय रिजर्व बैंक में भी सब्जेक्ट टू, तो रिजर्व बैंक डिसाइड करेगा कि आपको लाइसेंस देने के लिए कौन सी कंडीशंस और कब आप फिट हैं कब नहीं फिट हैं ईच केस में, ठीक है। एज हेल्ड बाई गुजरात हाई कोर्ट इन साराभाई वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केस था ये, ठीक है। शिवा भाई वर्सेस आरबीआई जो केस था गुजरात हाई कोर्ट में, उसमें गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि रिजर्व बैंक हैज़ द डिस्क्रेशन टू ग्रांट आर रिफ्यूज द लाइसेंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लाइसेंस देने का और लाइसेंस मना करने का अधिकार होता है। एंड व्हेन सच डिसीजन बेस्ड ऑन रिलेवेंट मटेरियल एंड रीजनेबल कंसिडरेशन द डिसीजन कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर सेट असाइड। और जब आरबीआई ने रिलेवेंट मटेरियल को और फैक्ट्स को कंसिडर करके अगर आपको मना किया है या लाइसेंस दिया है तो उस आरबीआई के निर्णय को ना तो हम पलट सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, और ना ही उसको किनारे रख सकते हैं। ओके, यानी कहने मतलब इन्होंने सुप्रीम अथॉरिटी आरबीआई को बना दी कि वो सारे फैक्ट्स वगैरह चेक करके ही आपको लाइसेंस दे रहे हैं या मना कर रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी होगी, बिना फैक्ट्स वगैरह चेक किए वो नहीं कर रहे हैं। इट इज़ दस वेल सेटल्ड दैट कोर्ट्स वुड intervene in decision of RBI only if there is a sufficient ground to believe that it has been made an extraneous consideration or unreasonable ground। तो मतलब कोर्ट केवल जो है आरबीआई के निर्णय में तभी जो है इंटरफेयर करेगा जब उसको लगेगा कि हाँ भैया जो है जो मनाही ही की गई है, लाइसेंस आपका कैंसिल किया गया है या आपको मना किया गया है, उसके पीछे कोई तगड़ा ही कारण है, अदरवाइज जो है जनरली वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। मोर ओवर आल्दो सेक्शन 11 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट स्पेसिफाइज मिनिमम कैपिटल एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर द बैंकिंग कंपनी। तो देखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 11 में बताया गया है कि बैंकों के लिए मिनिमम कैपिटल एंड रिजर्व होना चाहिए, लेकिन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो वो हायर रिक्वायरमेंट भी रख सकता है कैपिटल के लिए। 11 सेक्शन 11 ने डिफाइन किया हुआ है कि बैंकों के लिए कितना जो है कैपिटल एंड रिजर्व होना चाहिए। लेकिन अगर सेक्शन 22 के तहत लाइसेंस देने के लिए यदि आरबीआई चाहे तो मान लो यहाँ अगर 50 करोड़ की बात हुई है तो आरबीआई 500 करोड़ अगर रखना चाहे तो वो उसकी मर्जी पर होता है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। लाइसेंसिंग ऑफ फॉरेन बैंक की हम बात कर लें। फॉरेन बैंक अप्लाई टू आरबीआई फॉर लाइसेंसिंग फॉर सेटिंग अप होली ओन सब्सिडरी, WOS होता है होली ओन सब्सिडरी ब्रांचेज इन इंडिया, मस्ट सेटिस्फाई
RBI दैट दे आर सब्जेक्ट टू एडिक्वेट प्रूडेंशियल सुपरविजन इन देयर होम कंट्री। तो अगर कोई फॉरेन बैंक हमारे देश में लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है कि वो अपनी ब्रांच खोलना चाहता है या होल्डी ओन सब्सिडरी खोलना चाहता है, तो उसके लिए उसे RBI को सेटिस्फाई करना होगा कि जिस भी कंट्री में वो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर वो जो गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं। बुक में बहुत सारी अंग्रेजी दी हुई है, उतनी अंग्रेजी अपने काम की लगी नहीं मुझे, तो मैं मेन चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर यूनिवर्सल बैंक की बात कर लेते हैं। ओके, तो इससे पहले एक बार इसको देख ही लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है आपको बैंकिंग कंपनीज को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आपको पावर देता है। ठीक है, एंट्री में रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी कंपनी बैंकिंग इंडस्ट्री में नहीं बैंक में नहीं कन्वर्ट हो सकती, उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। नई ब्रांचें खोलने के लिए, ब्रांचों को शिफ्ट करने के लिए भी लाइसेंस मतलब परमिशन की जरूरत होती है RBI से। इसके अलावा पेड अप कैपिटल के लिए, शेयर होल्डर्स के अधिकार के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए, इन सब के लिए भी रेगुलेशन मौजूद है। फिर हम बात कर रहे हैं लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो पहली बात ये कि अगर आपको बैंकिंग का काम करना है तो उसके लिए RBI से आपको लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है, RBI लाइसेंस आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के तहत देता है। बिना जो है मतलब बैंकिंग का बिजनेस जो है प्रोहिबिटेड है। अगर आप जो है बिना लाइसेंस के इस काम को करते हैं तो आपको जेल हो सकती है। ये जब एक्ट 1949 में आया तो उस समय कहा गया कि जो बैंक पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं वो अपने अगले 6 महीने के अंदर अंदर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। 6 महीने जब से ये एक्ट लागू हो रहा है देश में। RBI की डिस्क्रिप्शन की बात करें तो RBI का अपना मन होगा, उसे लगेगा कि लाइसेंस देना है तो देगा, नहीं लगेगा तो वो जो है डिनाई भी कर सकता है। तो RBI लाइसेंस आपको प्रोवाइड कर सकता है बशर्ते उसे लगे कि आप फिट हैं उस काम के लिए। ठीक है, तो गुजरात हाई कोर्ट ने शिवा भाई वर्सेस RBI केस में कहा कि रिजर्व बैंक अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से लाइसेंस दे सकता है, मना भी कर सकता है, क्योंकि RBI डिसीजन जो लेता है वो रिलेवेंट मटेरियल और रीजनेबल कंसिडरेशन और फैक्ट्स को कंसिडर करके करता है। और इस डिसीजन को आप रिवर्स नहीं कर सकते, अलग कहीं किनारे उठा करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो कोर्ट में केवल वही केसेस सुने जाएंगे जिनमें मतलब जो है कोर्ट को लगेगा कि हाँ वाकई जो है कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया है। ओके, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 11 जो है मिनिमम कैपिटल एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट की बात करता है बैंकिंग कंपनीज के लिए। लेकिन यदि RBI को लगता है कि नहीं सेक्शन 22 के तहत हम लाइसेंस तभी देंगे जब हम हायर जो है कैपिटल होना चाहिए, तो उसकी भी परमिशन होती है। ये उस समय फिर सेक्शन 11 कमज़ोर पड़ जाता है। सेक्शन 22 के तहत वो ज़्यादा अगर कैपिटल की मांग कर रहा है तो डोमिनेट कर जाएगा, लागू हो जाएगा। फॉरेन बैंक अगर चाहें तो लाइसेंस हमारे देश में ले सकते हैं। उसके लिए ज़रूरत ये होगी कि वो हमारे यहाँ होल्डली ओन सब्सिडरी खोल सकते हैं या ब्रांचेज खोल सकते हैं। उसके लिए RBI को बस इन्हें कंफर्म करना होगा कि वो जिस देश में ऑपरेट करते हैं वहाँ पर वो जो भी प्रूडेंशियल सुपरविजन वगैरह जो एडिक्वेट गाइडलाइंस वगैरह हैं उन सबको फॉलो कर रहे हैं। फिर आती है बात लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक क्या होता है? यूनिवर्सल बैंकिंग रेफर टू व्हेन बैंक प्रोवाइड अ वाइड एरे ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, कमर्शियल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग। तो यूनिवर्सल बैंकिंग मतलब सब कुछ देते हैं हम आपको सुविधा में। रिटेल बैंकिंग क्या होती है? आम आदमी की जो बैंकिंग होती है उसे रिटेल बैंकिंग कहते हैं। आपको डेबिट कार्ड दे दिया, आपका FD करवा दी। कमर्शियल बैंकिंग क्या होती है? बड़े बड़े जो है बिजनेसेस को लोन देना। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है? आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा रहे हैं, जो है ट्रेजरी में इन्वेस्ट करवा रहे हैं, T-बिल में, है ना, ट्रेजरी बिल वगैरह में इन्वेस्ट करवा रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो यूनिवर्सल बैंकिंग इज व्हाट? यूनिवर्सल बैंकिंग होती है जिसमें सारी चीज़ें वाइड रेंज ऑफ फीचर्स आप अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो है लाइसेंसिंग पॉलिसी यूनिवर्सल बैंक की अगर हम बात करें तो ऑन गोइंग थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ करंट स्टॉप एंड गो लाइसेंसिंग पॉलिसी कंसिडरिंग अ कंटिन्यूअस अथराइजेशन पॉलिसी ऑन ग्राउंड दैट सच अ पॉलिसी वुड इंक्रीज द लेवल ऑफ कंपटीशन एंड ब्रिंग न्यू आइडिया इन द सिस्टम। तो देखिए इन्होंने क्या किया कि मतलब स्टॉप एंड गो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी बैंकों के लिए। कौन सी पॉलिसी थी? स्टॉप एंड गो। मतलब कहने का जैसे आप जो है फॉर्म कब भरते हैं बैंक का, IBPS का फॉर्म कब भरेंगे? जब IBPS का फॉर्म निकलेगा, उसमें डेट देगा। या CIB का फॉर्म कब भरते हैं? जब IIBF आपको डिक्लेयर करता है कि इस डेट से इस डेट तक आप भर सकते हैं। तो दैट इज स्टॉप एंड गो लाइसेंसिंग प्रैक्टिसेस। यानी कि जब RBI कहेगा कि नाउ विंडो इज ओपन, अब भैया आप अप्लाई कर लो और जो है चलो आगे बढ़ो और अप्लाई करो और हम लाइसेंस देने के लिए तैयार हैं। तो दैट इज स्टॉप एंड गो। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से अध्ययन किया। फिर उन्होंने बात करी एक कंटिन्यूअस अथराइजेशन पॉलिसी की, मतलब हम लगातार जो है मतलब लाइसेंस देने की प्रक्रिया की इन्होंने बात की। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इन्होंने कहा कि नए आइडियाज़ और जो है हाई लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ेगा। हम कंटिन्यूअस अथराइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। RBI ग्रांट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप ऑफ सम स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट बैंक आल्सो। तो RBI ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए और पेमेंट बैंक के लिए भी दे दिया। तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ लाइसेंसिंग टू यूनिवर्सल बैंक
इन 2014। तो 2014 में 2 यूनिवर्सल बैंकों को लाइसेंस, बंधन बैंक और IDFC बैंक को उन्होंने लाइसेंस दिया था। उसके अनुभव के आधार पर दैट ऑफ ग्रांटिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट बैंक, और स्मॉल फाइनेंस बैंक को और पेमेंट बैंक को भी अप्रूवल दिया था। रिजर्व बैंक रिलीज अ ड्राफ्ट गाइडलाइन, एक ड्राफ्ट गाइडलाइन आई किस पर, ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ यूनिवर्सल बैंक इन प्राइवेट सेक्टर। तो RBI ने एक गाइडलाइन इशू की ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ यूनिवर्सल बैंक इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सल बैंकों को ऑन टैप लाइसेंसिंग। नाउ व्हाट इज ऑन टैप लाइसेंसिंग? ऑन टैप का मतलब होता है, देखिए जैसे घर में आप जो है टोटी होती है, राइट, ऐसे समझ लीजिए टोटी। जब आपको पानी पीना है आप क्या करेंगे, टोटी खोलेंगे, पानी पी लेंगे। मैं मान लेता हूँ कि वो टोटी से साफ पानी आता है जो आप पी सकते हैं, ओके, गंदा पानी नहीं आता है। तो आपने टैप ओपन किया और पी लिया। बिल्कुल उसी तरीके से ऑन टैप जो है, ऑन टैप पॉलिसी का ये मतलब हुआ, ऑन टैप लाइसेंसिंग का ये मतलब है कि जब मन करे तब RBI के पास अप्रोच करो और RBI आपको लाइसेंस दे दे। दैट इज ऑन टैप लाइसेंसिंग। देखिए ऑन टैप लाइसेंस मीन्स दैट द विंडो फॉर ऑब्टेनिंग अ बैंक लाइसेंस फ्रॉम RBI इज ओपन ऑल ईयर, दैट द RBI विल एक्सेप्ट एप्लीकेशन एंड इशू लाइसेंस टू बैंक एट एनी टाइम। क्लियर हो गई बात? तो कभी भी, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा नहीं कि अप्रैल मई के महीने में बनवाना है, नहीं, मेरा मन आज हुआ मैं गया ड्राइविंग लाइसेंस ले आया। ठीक उसी तरीके से मेरा मन हुआ आज बैंक खोलने का, मैं ऑन टाइप लाइसेंसिंग के तहत बैंक के पास RBI के पास गया, मैंने अपना एप्लीकेशन दिया, RBI को अगर सब कुछ सुटेबल लगा तो वो मुझे परमिशन दिया, बैंक खुल गया। दैट इज ऑन टाइप लाइसेंसिंग। तो उसके लिए गाइडलाइन लेकर के आए, ठीक है। फाइनली 1 अगस्त 2016 को फॉर कंसिडरेशन ऑफ ऑल कमेंट्स एंड फीडबैक द गाइडलाइन नेम गाइडलाइन फॉर ऑन टाइप लाइसेंसिंग फॉर यूनिवर्सल बैंक प्राइवेट सेक्टर वर पब्लिश। फिर 1 अगस्त 2016 को इन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया इसको, ताकि जो है आम जनता से कमेंट्स और फीडबैक लिए जा सकें। द ब्रॉड एरिया विच द गाइडलाइन कवर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ किन किन एरियाज़ को कवर किया गया इन गाइडलाइंस में, जो ये जो आपका गाइडलाइंस आई थी ऑन टैप लाइसेंसिंग के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें बात हुई। तो कौन कौन एलिजिबल प्रमोटर होगा, प्रमोटर मतलब जो उस बैंकिंग कंपनी को इस्टेब्लिश करेगा। फिट एंड प्रॉपर का क्राइटेरिया क्या रहेगा वेरियस सिनारियों में। अब वैसे तो अगर आप RBI का सर्कुलर पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ों पर डिटेल में चर्चा हुई, हर एक पॉइंट पर डिटेल में चर्चा होगी। एलिजिबिलिटी ऑफ प्रमोटर में कौन एलिजिबल होगा उसके लिए पूरा क्राइटेरिया है, बट हम यहाँ शॉर्ट एंड क्रिस्प में बस पढ़ ले रहे हैं कि हाँ इसमें जो गाइडलाइन आई थी ऑन टैप की उसमें क्या क्या बातें हुई थी। तो प्रमोटर कौन एलिजिबल रहेगा, फिट एंड प्रॉपर का क्राइटेरिया क्या रहेगा, स्ट्रक्चर विथ एंड विदाउट NOFHC नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। अगर नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के साथ आएंगे तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, और उसके साथ नहीं आएंगे विदाउट रहेंगे तो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अब सवाल यह है कि NOHFC क्या होता, FHC क्या होता है, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी एक NBFC होती है थ्रू विच प्रमोटर या प्रमोटर्स का ग्रुप विल बी परमिटेड टू सेटअप अ न्यू बैंक। अगर आपको नया बैंक सेटअप करना है तो उसके लिए आप एक NBFC खोल लीजिए जिसको NOFHC कहा जाएगा। नॉन ऑपरेटिव यानी ऑपरेट नहीं करेगी, फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी रहेगी, होल्ड करके रखेगी बैंकों का फाइनेंस, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में शेयर होल्डिंग का क्या स्थिति बनेगी, मिनिमम वोटिंग इक्विटी कैपिटल कितनी रहेगी, इक्विटी कैपिटल वोटिंग वाली कितनी रहेगी, शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या रहेगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या रहेगा, फॉरेन शेयर होल्डिंग इन बैंक क्या रहेगी, और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे। बहुत लंबा चौड़ा सर्कुलर, क्योंकि आपको ये पता है ये पेपर एक तरीके का गाइडलाइन का एक पूरा पेपर पब्लिश होता है, तो उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस की बात हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन की बात हो रही है। तो ये हमने बात कर ली थी, यूनिवर्सल बैंक कवर कर रहे हैं। एक सफल व्यक्ति CIB में एक पास हुए कैंडिडेट में और एक फेल हुए कैंडिडेट में सिर्फ एक बात का फ़र्क होता है जो मैंने अब तक अनुभव किया है, जानते हैं क्या, रिवीजन, नथिंग एल्स, बिलीव मी, रिवीजन इज़ द की हियर, ओके। जितना रिवीजन करिएगा उतना ही बेहतर रिजल्ट आएगा। अभी मैं टेलीग्राम पे पोस्ट आई थी, एक मैम थी, मेरे ख्याल से 7 ईयर से वो ट्राई कर रही थी और ऑलवेज वो BFM में फेल हुई, हमेशा वो BFM में फेल हो गई। देन जो है उनके हाथ में मेरे वीडियोज़ लगे। अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं वीडियोज़ मेरे मतलब चैनल के बारे में, क्योंकि दूसरे चैनल्स देखिए वहाँ 2-2 लाख सब्सक्राइबर हैं, अपन अभी 80,000 85,000 पर चल रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अभी मार्केट में सभी के पास नहीं पहुँच पाए हैं, ठीक है। पर उनको जब हमारे वीडियोज़ मिले तो उसमें उन्होंने ये बात लिखी थी कि सर मैंने ना आपके वीडियोस 7 बार देखे थे, आई हैव सीन योर वीडियोस 7 टाइम्स। कुछ नहीं किया मैंने, नथिंग एल्स आई हैव स्टडीड, सिर्फ 7 टाइम्स मैंने आपके वीडियो देखे। 2 बार आप पढ़ाते ही हो, लगभग 2 से 3 बार पढ़ाते हो, 7 बार मैंने देखे, लगभग 14 टाइम्स मैं पढ़ के गई थी और मेरे जो है 72 मार्क्स आए थे BFM में लगभग।
आप अंदाज़ा लगाएं इस बात का कि जो व्यक्ति 49 और इसका दहलीज 44, 45 और 49 की दहलीज नहीं पार कर पाता तो उसके 72 नंबर आए हुए हैं। आप समझिए इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो आप लोग पूछते रहते सर ना कि वाई एम नॉट सक्सेसफुल अनदर वन इज, तो उसके पीछे कारण यही होता है साहब, रिवीजन। क्यों रिवीजन क्यों फ़ायदा करे? देखो, कन्फ्यूजन, एग्जाम में जो 4 ऑप्शन बनाए जाते हैं वो आपको कन्फ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। और अगर आप कन्फ्यूजन लेकर एग्जाम में बैठे हुए हैं तो वहाँ और कन्फ्यूजन होगी, इसलिए आप बर्बाद हो जाओगे। तो अगर हम मल्टीपल टाइम्स किसी चीज़ को देखेंगे तो हमारी कन्फ्यूजन दूर होती है, फिर वहाँ कन्फ्यूजन दूर होने के बाद हम वहाँ एलिमिनेट आसानी से कर पाते हैं और अच्छा रिजल्ट ले आ पाते हैं। तो ये है फ्रेंड्स, ओके। एक रिक्वेस्ट यहाँ पर आप लोगों से रहेगी कि हमारे चैनल के बारे में, CAIIB विद अशोक के बारे में यदि संभव हो तो अपने 1-2 दोस्तों को बताएं। हर कोई अगर एक व्यक्ति जो है एक ही दोस्त को अपने बताएगा तो हमारे पास लगभग 85,000 सब्सक्राइबर हैं, हम अगले 85,000 लोगों तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको टाइम लगे तो ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर हमने यूनिवर्सल बैंकिंग पॉलिसी की बात की थी, तो पहले RBI ने क्या किया, स्टॉप एंड गो लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ के प्रोज और कॉन्स को देखा। फिर उन्होंने कंटिन्यूअस अथराइजेशन पॉलिसी के ग्राउंड पर बात की कि इससे कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा और नए आइडियाज़ मार्केट में आएंगे। RBI ने जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक को और पेमेंट बैंक को भी परमिशन दे दिया इसी बीच में। तो बेस्ड ऑन जो इनका अनुभव था, 2 यूनिवर्सल बैंकों को लाइसेंस बंधन बैंक और IDFC बैंक को 2014 में लाइसेंस, उस अनुभव स्मॉल फाइनेंस बैंक और जो है पेमेंट बैंक का जो लाइसेंस देने का अनुभव था, उसके आधार पर RBI ने गाइडलाइन इशू करी किसके बारे में, ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ यूनिवर्सल बैंक इन प्राइवेट सेक्टर में ऑन टैप लाइसेंसिंग की बात करी। यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होती है, इसमें हम सभी तरीके की सर्विसेज देते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज, कमर्शियल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग सब प्रोवाइड कर देते हैं। ऑन टैप का मतलब मैंने आपको समझाया कि पूरे साल जो है RBI की विंडो खुली है, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं वैसे ही बैंकिंग का लाइसेंस ले सकते हैं। इसमें सोचना नहीं कि मार्च अप्रैल के महीने मिलेगा, 12 महीने कभी भी आप जाएं, अप्लाई करें और लाइसेंस ले करके चले आएँ। फिर 1 अगस्त 2016 को इन्होंने गाइडलाइन इशू की ताकि जनता का जो है, जनता मतलब बैंक और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जो है राय ली जा सके, उसके लिए ऑन टैप लाइसेंसिंग फॉर यूनिवर्सल बैंक प्राइवेट सेक्टर नाम की एक ड्राफ्ट गाइडलाइन इन्होंने इशू की। इन गाइडलाइन में क्या क्या चीज़ें कवर की गई, तो कौन एलिजिबल प्रमोटर होगा, फिट एंड प्रॉपर का क्राइटेरिया क्या रहेगा, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, विथ आर विदाउट NOFSC, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी होती है। NOFSC यानी कि नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी एक NBFC होती है जिसमें प्रमोटर या प्रमोटर के ग्रुप होते हैं। इस NBFC को यूज करके आप नया बैंक खोल सकते हैं। शेयर होल्डिंग का क्राइटेरिया क्या रहेगा, शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या होगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होगा, फॉरेन शेयर होल्डिंग कितनी रहेगी, इक्विटी कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी मिनिमम, ये सारी बातें यहाँ पर करी गई। ठीक उसी तरीके से आगे बात करेंगे लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन की बात करें, स्मॉल फाइनेंस बैंक शैल बी रजिस्टर्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो पहली बात, स्मॉल फाइनेंस बैंक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। इनको भी लाइसेंसिंग वही सेक्शन 22 के तहत दिया जाएगा। इट विल बी लाइसेंस अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के तहत, गवर्न बाई प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब इनको गवर्न करने के लिए, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक को गवर्न के लिए बहुत सारी गाइडलाइन लगेंगी, BR एक्ट लगेगा, RBI एक्ट लगेगा, FEMA एक्ट लगेगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट लगेगा। इसके अलावा और भी जो एक्ट वगैरह और गाइडलाइंस वगैरह RBI द्वारा या अदर रेगुलेटर द्वारा टाइम टू टाइम इशू किए जाएंगे, इन्हीं सब के तहत हम जो है स्मॉल बैंक को भी मैनेज करेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक विल बी गिवन शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस वंस दे कमेंस देयर ऑपरेशन। ध्यान रखिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक को शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस दे दिया जाएगा एक बार उनका काम शुरू हो जाता है। तो मेन गाइडलाइन अगर इस रिस्पेक्ट में बात की जाए तो मेन गाइडलाइन किसके बारे में आई थी, मतलब जो गाइडलाइंस आई थी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, उसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, रेगुलेशन कैसे होगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेटअप का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एलिजिबल प्रमोटर कौन होंगे, उसमें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया का कंप्लायंस, कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्रमोटर कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, फॉरेन शेयर होल्डिंग कितने परसेंटेज हो सकती है, वोटिंग राइट्स एंड ट्रांसफर एक्विजिशन ऑफ शेयर और पोटेंशियल नाम, इन सभी के बारे में गाइडलाइन आई यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। तो RBI को मतलब हक है, अधिकार है कि वो लाइसेंस को रद्द कर सकता है। RBI पावर्स टू कैंसिल अ लाइसेंस ऑफ बैंकिंग कंपनी इज ड्राइव फ्रॉम सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो BR एक्ट के सेक्शन 22 के सब सेक्शन 4 के तहत RBI किसी भी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। सब सेक्शन 4 के हिसाब से क्या होता है, रिजर्व बैंक में कैंसिल अ लाइसेंस ग्रांटेड टू बैंकिंग कंपनी अंडर दिस सेक्शन। तो RBI चाहे तो लाइसेंस को रद्द कर सकता है सेक्शन 22 के सब सेक्शन 4 के तहत। पहला
कब कर सकता है? इफ़ द कंपनी सीजेज टू कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। मान लो कोई कंपनी है वो बैंकिंग का बिजनेस ही नहीं कर पा रही है तो उसका लाइसेंस रद्द कर देगा। दूसरा, एक कंपनी एट एनी टाइम फेज टू कंप्लाई विथ एनी ऑफ द कंडीशन इम्पोज्ड अपॉन इट अंडर सब सेक्शन 1। अगर सब सेक्शन 1 के तहत कोई कंडीशन डाली गई है और उसको कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आप फेल कर जाते हैं, तो भी आपका लाइसेंस रद्द कर देगी। इफ़ एट एनी टाइम एनी ऑफ द कंडीशन रेफर्ड इन सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 3A नॉट फुलफिल्ड। तो किसी भी समय पर यदि आप जो है सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 3A की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते तो भी आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन आपको मौका दिया जाएगा आपकी बातें सुनने का। तो वही कह रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट बिफोर कैंसिलिंग ए लाइसेंस, आपका लाइसेंस कैंसिल करने से पहले क्लास 2 और क्लास 3 जो है, ये क्लास 2 और क्लास 3 जो है ऑफ दिस सब सेक्शन, RBI शैल ग्रांट द कंपनी ऑन सच टर्म एज इट मे स्पेसिफाई एन अपॉर्चुनिटी ऑफ टेकिंग द नेसेसरी स्टेप फॉर कंप्लाइंग विद द फुलफिलिंग सच कंडीशन। तो मान लो किसी का लाइसेंस रद्द करने जा रहे हो तो उससे पहले उसको मौका दो कि जो सब सेक्शन 1 की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने का, सब सेक्शन 3 और 3A की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का उसे मौका दीजिए आप। अगर वो फिर भी ना कर पाए तब लाइसेंस कैंसिल करिएगा। अपॉन कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस बाई RBI द बैंकिंग कंपनी में फाइल एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ RBI टू कैंसिल द लाइसेंस। अगर मान लो RBI ने आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अपील कर सकते हैं। सब सेक्शन 5 एंड 6 ऑफ सेक्शन 22 ऑफ BR एक्ट प्रोवाइड द सेम एंड रीड एज अंडर। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 22 का सब सेक्शन 5 और 6 ये पावर देता है कि आप RBI ने अगर आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 5 क्या कहता है? सब सेक्शन 5 कहता है, सेक्शन 22 का सब सेक्शन 5 कहता है, एनी बैंकिंग कंपनी aggrieved by the decision of Reserve Bank cancelling a license under this section may within 30 days from the date on which such decision is communicated to it appeal to the central government। तो अगर किसी बैंकिंग कंपनी का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है तो जब उसे ये कम्युनिकेशन मिली कि आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया, उसके 30 दिन के अंदर में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई कर सकती है। सब सेक्शन 6 कहता है डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर एन अपील हैज़ बीन प्रेफर टू इट अंडर सब सेक्शन शैल बी फाइनल। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपने अपील की, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन आएगा वो फाइनल होगा, उसमें अब जो है आगे पीछे नहीं कर सकते कि नहीं फिर से देख लीजिए, दोबारा कर दीजिए, नथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड्स जो है रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन की। हम स्मॉल फाइनेंस की बात कर तो यहाँ स्मॉल फाइनेंस बैंक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना चाहिए कंपनी एक्ट के तहत। RBI इनको भी लाइसेंस सेक्शन 22 के तहत ही देता है। और रेगुलेशन के लिए बहुत सारे एक्ट, BR एक्ट, RBI एक्ट, FEMA एक्ट, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट, इसके अलावा और भी जो गाइडलाइंस आती हैं उन्हीं सब के तहत इनको मैनेज किया जाता है। स्मॉल फाइनेंस में एक बार अपना काम शुरू कर देते तो उन्हें शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस दे दिया जाता है। जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें स्मॉल बैंक का रजिस्ट्रेशन, उनकी लाइसेंसिंग प्रक्रिया, उनके रेगुलेशन के बारे में, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों सेटअप किए जा रहे हैं, प्रमोटर कौन हो सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, फिट एंड प्रॉपर का कंप्लायंस, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, प्रमोशन का प्रमोटर जो होगा जिसने बैंक खोला है उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, फॉरेन के लोग कितना शेयर होल्ड कर सकते हैं, वोटिंग के अधिकार, ट्रांसफर एक्विजिशन ऑफ शेयर, पोटेंशियल नाम, इन सब के बारे में गाइडलाइन आई हुई है। फिर हमने बात की लाइसेंसिंग की कैंसिलेशन का। तो 3 परिस्थितियों में आपसे लाइसेंस कैंसिल किया सकता है और ये काम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 22 के सब सेक्शन 4 के तहत RBI करता है। पहला, किसी भी समय आप बैंकिंग का बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। सब सेक्शन 1 सेक्शन 22 के सब सेक्शन 1 की गाइडलाइन को आप कंप्लाई करने में फेल कर जाते हैं तब कैंसिल हो जाएगा। सेक्शन 22 के सब सेक्शन 3 एंड 3A की गाइडलाइन को आप फुलफिल नहीं कर पाते, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन लाइसेंस अगर आपका कैंसिल किया जाएगा तो उसके पहले RBI आपको मौका देगा कि इन कंप्लायंस को यदि आप पूरा कर सको तो पूरा कर लो। लेकिन मान लो उसके बावजूद भी RBI लाइसेंस आपका कैंसिल कर देता है तो उस केस में आप RBI के पास गवर्नमेंट के पास जा करके अप्लाई कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर के आप बोल सकते हैं कि हमारा लाइसेंस कैंसिल किया, आप हमारी सुनवाई करिए। ठीक है, तो ये काम करने के लिए जब RBI से आपको पता चलेगा आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया, उसके 30 दिन के अंदर में, सब सेक्शन 5 कहता है कि 30 दिन के अंदर में आपको अप्लाई करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। सब सेक्शन 6 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा आपके ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं अप्रूवल ऑफ ओपनिंग ऑफ प्लेसेस ऑफ बिजनेस के मतलब नई ब्रांचेज वगैरह खोलने की बात हो रही है या शिफ्टिंग की। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ सब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो 22 के तहत लाइसेंस मिलता है, ये बात 23 के तहत हो रही है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के। विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रायर परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक, बिना RBI से पहले परमिशन ले लिए, नो बैंकिंग कंपनी शैल ओपन अ न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ना तो आप नया जो है ब्रांच खोल सकते हैं, ना ही चेंज कर सकते हैं, आर चेंज अदरवाइज विद इन द सेम सिटी, विद इन सेम सिटी भी
विद इन सेम टाउन, विद इन सेम विलेज आप जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं इंडिया में। और सेम वही बात जो है फॉरेन के लिए भी, विदेशों के लिए भी लागू होती है। ठीक है, इनका नो बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया सेल ओपन अ न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, या चेंज करे जो पहले से जिस सिटी टाउन और विलेज में काम करे तो वहाँ से दूसरे प्लेस पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बिना आरबीआई के परमिशन के आप नई ब्रांच नहीं खोल सकते, आप पुरानी ब्रांच को नई लोकेशन पर शिफ्ट नहीं कर सकते, चाहे इंडिया में ऑपरेट कर रहे हों चाहे आपके विदेश में कोई ब्रांच चल रही हो। क्लियर हो गई बात? इतनी सी बात लिखिए, पूरा कहानी इतनी है। अगर आरआरबी की बात करें, ये इन केस ऑफ आरआरबी आल्सो लाइसेंस इज गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, आरआरबी को भी लाइसेंस कौन देता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आरबीआई मैनेज बाय नाबार्ड होता है, लेकिन लाइसेंस कौन देता है आरआरबी को? आरबीआई देता है, बट अप्लीकेशंस फॉर परमिशन हैव टू बी राइटेड थ्रू नाबार्ड। तो पहले आरआरबी किसके पास अप्लाई करेगा? नाबार्ड के पास अप्लाई करेगा, नाबार्ड से वो आरबीआई के पास जाएगा, तब परमिशन मिलेगी। लेकिन अल्टीमेट लाइसेंस देने की अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, नाबार्ड नहीं होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं कि आरआरबी को कौन लाइसेंस देता है, तो भाई आरबीआई ही देता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।